स्वागत है। आज हम मुंशी प्रेमचंद की कहानी अनुभव के कुछ बहुत ही मार्मिक अंशों पर बात करेंगे। ये अंश हमें एक ऐसी महिला के जीवन के उस दौर में ले जाते हैं जब उसके पति को राष्ट्रवादी गतिविधियों के लिए 1 साल की सजा हो जाती है और वो अचानक बिल्कुल अकेली रह जाती है। हमारे सामने कहानी के वो हिस्से हैं जो पति की गिरफ्तारी के बाद नायिका का अकेलापन, समाज के दबाव और फिर एक अनएक्सपेक्टेड सहारे की तस्वीर खींचते हैं। आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन अनुभवों के आईने में नायिका के जो भावनात्मक उतार चढ़ाव हैं, उसकी जो हिम्मत है और उस वक्त की सामाजिक सच्चाइयां, उनको करीब से समझें। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये अंश महज एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। ये उस पूरे दौर का, स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि में जी रहे आम इंसानों के जीवन का, उनके रिश्तों के वो जो बनते बिगड़ते धागे होते हैं, और ख़ास तौर पर एक महिला के नज़रिए से उसकी चुनौतियों का खाका खींचते हैं। तो आइए इस अनुभव की गहराइयों में उतरते हैं जरा। हाँ, तो कहानी का आगाज होता है अदालत के एक दृश्य से। नायिका के पति को 1 साल की सख्त कैद की सजा सुनाई गई है और उनका जुर्म सिर्फ इतना कि उन्होंने कुछ राष्ट्र सेवकों को शरबत पिलाया था। कहानी बताती है कि नायिका अदालत में खड़ी है, उसके अंदर जैसे एक तूफान है, हाहाकार है, पर उसी के साथ उसे एक गर्व भी महसूस हो रहा है। हाँ, ऐसा गर्व जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया। और ये गर्व का भाव ये बहुत अहम है। एक तरफ पति की वो शांत, अविचलित, तेज और स्वाभिमान से भरी छवि है, और दूसरी तरफ अंग्रेज अफसर और पुलिस वाले हैं जो उसे एकदम तुच्छ लग रहे हैं। हाँ, ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, ये नायिका के भीतर कुछ बदल रहा है। ये उसके नजरिए में आ रहे बदलाव और क्या कहते हैं, राष्ट्रीय चेतना के अंकुरण का संकेत है। पति का पहले मुस्कुराना और फिर चेहरे का वो कठोर हो जाना, ये छोटी छोटी डिटेल्स बहुत मायने रखती हैं। और आप देखिए कि वो इस पे प्रतिक्रिया कैसे देती है। अदालत से लौटकर सीधा 5 रुपए की मिठाई मंगवाती है। हाँ, और बाहर खड़े स्वयंसेवकों में बांट देती है। इतना ही नहीं, उसी शाम वो पहली बार कांग्रेस के जलसे में शामिल होती है। कमाल है। और सिर्फ शामिल ही नहीं, मंच पर जाकर बोलती भी है और सत्याग्रह करने की प्रतिज्ञा लेती है। ये तो एक बिजली की कौंध जैसा रूपांतरण है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा वो खुद सोचती है, सर्वस्व लुट जाने के बाद फिर किसकी शंका और किसका डर, ये लाइन उसके उस तात्कालिक निश्चय को दिखाती है। ये प्रतिक्रिया उसके अंदरूनी साहस और हालात को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने के इरादे को जाहिर करती है। पति का काम, जिसे सत्ता या शायद समाज का एक हिस्सा अपराध समझ रहा है, उसके लिए गर्व का कारण बन गया है। हाँ, और वो उसी राह पर चलने का फैसला करती है बिना किसी हिचकिचाहट के। प्रेमचंद यहाँ दिखाते हैं कि कैसे राष्ट्र के लिए पति का बलिदान नायिका के लिए सिर्फ एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं रहता, बल्कि आत्मसम्मान और एक पब्लिक आइडेंटिटी की चिंगारी बन जाता है। वो व्यक्तिगत स्वार्थ और सामाजिक दबाव का एक नग्न रूप देखने को मिलता है। ससुर साहब जो सरकारी पेंशन पाते हैं, साफ लिख देते हैं कि भाई तुम्हें पनाह देकर मैं अपनी पेंशन का खतरा नहीं ले सकता। उनका सवाल है, क्या अब चाहती हो मैं भिक्षा मांगू? इसमें उनकी बेबसी कम, अपनी सुविधा की चिंता ज्यादा झलकती है असल में। और पिता की तरफ से भी कुछ ऐसी कहानी है। उन्हें इसी साल ग्रेड मिलना है। अच्छा। और उन्हें डर सता रहा है कि अगर बेटी को, जिसका पति राजद्रोही है, घर पर रखा तो कहीं उनका प्रमोशन न रुक जाए। वो भी प्रैक्टिकली मदद से इनकार कर देते हैं। हाँ, जुबानी हमदर्दी जरूर जताते हैं। नायिका का उन पत्रों को गुस्से और दुख में फाड़कर फेंक देना और मन में ये सोचना, हाँ, स्वार्थ, तेरी माया कितनी प्रबल है, ये उस वक्त के पारिवारिक और सामाजिक यथार्थ पर एक कड़वी सच्चाई बयान करता है। बिल्कुल। ये जानना कि संकट की घड़ी में सबसे करीबी रिश्ते भी स्वार्थ के चलते कैसे मुंह मोड़ लेते हैं, ये उसके लिए गहरा मोह भंग है। ये सिर्फ पैसे की मदद का सवाल नहीं है, नहीं, ये भावनात्मक सहारे के टूटने का दर्द है। अब नायिका सचमुच अकेली है, बिल्कुल बेसहारा। उसे सिर्फ अपनी जान की फिक्र नहीं है, बल्कि जैसा वो कहती है, अपने नारित्व की रक्षा की चिंता उसे ज्यादा परेशान कर रही है। वो लिखती है, मेरे पैरों में नारित्व की बेड़ियां पड़ी हुई थी। ये लाइन बहुत वजन रखती है। हाँ, और ये महज एक भावना नहीं है, इसका मतलब है उस दौर में एक अकेली औरत होने की सामाजिक मजबूरियां। हाँ। लोगों की बुरी नजर का डर, कहीं आने जाने की आजादी न होना, अपनी सुरक्षा के लिए पुरुषों पर निर्भरता और जरा सी चूक पर चरित्र पर उंगली उठने का खतरा, ये वो बेड़ियां थीं। उसका ये डर और भी पक्का हो जाता है जब वो देखती है कि घर के बाहर 2 अजनबी आदमी खड़े हैं और उसे घूर रहे हैं।
ओह, वो घबराकर दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है, यहाँ तक कि रसोई से एक चाकू लाकर अपने सिरहाने रख लेती है। ये सीन उसकी असुरक्षा की गहराई और उस समय में अकेली महिला के लिए जो असल खतरे थे, उनको दिखाता है। बिल्कुल। कौन थे वो लोग? क्या महज राहगीर, या जैसा शक होता है खुफिया पुलिस के आदमी जो राजनीतिक जुड़ाव के कारण उस पर नजर रख रहे हों? इसी डर और अनिश्चितता के माहौल में अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। हाँ, पहले तो वो सहम जाती है, जाहिर है, लेकिन फिर आवाज पहचानकर दरवाजा खोलती है। वहां उसके पति के मित्र ज्ञान बाबू खड़े हैं। और जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये कि उनके साथ उनकी पत्नी भी है, जिनसे नायिका की ये पहली मुलाकात है। ज्ञान बाबू की पत्नी का परिचय कहानी में बहुत रोचक ढंग से दिया गया है। वो दोहरे बदन की हैं, चेहरे पर तेज है, गहनों से लदी हुई हैं, और इनमें एक तरह का रोब है, मानो कोई रानी हो। पहली नजर में शायद थोड़ी सख्त लगें। लेकिन उनका व्यक्तित्व सिर्फ बाहरी दिखावे तक नहीं है। वो जितनी रोबदार दिखती हैं उतनी ही प्रैक्टिकल और शायद उससे भी ज्यादा दयालु हैं। वो नायिका की हालत, उसके अकेलेपन को एक पल में भांप जाती हैं और तुरंत फैसला करती हैं। बिल्कुल, उनका अंदाज देखिए। वो नायिका से पूछती नहीं कि क्या करना है, बल्कि एक तरह से घोषणा करती हैं कि तुम हमारे साथ चल रही हो। और जिस अधिकार से वो अपने पति ज्ञान बाबू को आदेश देती हैं, कह तांगे लाओगे? और जब ज्ञान बाबू कुछ झिझकते हैं तो कहती हैं, अरे तो जाओगे भी। ये उनके मजबूत और निर्णायक स्वभाव का पता देता है। वो सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले लेती हैं। और जब नायिका हिचकिचाती है, कहती है कि उसके जाने से उन्हें तकलीफ होगी, तो वो जिस मजाकिया अंदाज में कहती हैं, हाँ होगा तो अवश्य, तुम दोनों जून में 2-3 पाव भर आटा खाओगी। हाँ, ये दिखाता है कि उनकी बाहरी कठोरता के पीछे एक बेहद नरम और स्नेही दिल है। वो मजाक करके माहौल को हल्का बनाती हैं ताकि नायिका को संकोच ना हो। ये उनकी समझदारी है। ज्ञान बाबू के घर पहुंचकर नायिका को ऐसा लगता है जैसे उसे एक सेफ हेवन मिल गया हो। वहां उसे बहुत प्यार और अपनापन मिलता है। ज्ञान बाबू की पत्नी, जिन्हें वो अब देवी जी कहती हैं, जैसा हमने देखा, बेहद उदार, मेहनती और हंसमुख स्वभाव की हैं। हाँ, वो नायिका को कोई काम नहीं करने देती, बल्कि हर वक्त उसे कुछ न कुछ खिलाने पिलाने में लगी रहती हैं। नायिका मजाक में कहती भी है कि यहाँ उसे बस यही एक तकलीफ है कि उसे कुछ करने नहीं दिया जाता। हाँ, ये एक तरह का मतलब माँ जैसा स्नेह है जो उसे मिल रहा है। मगर कहानी हमें ये भी बताती है कि ये सुकून और सुरक्षा का एहसास ज्यादा देर कायम नहीं रहता। महज 8 दिन गुजरते हैं। हाँ। और वही 2 आदमी जिन्हें नायिका ने अपने घर के बाहर देखा था, हाँ, वो खुफिया वाले। हाँ, अब ज्ञान बाबू के घर के पास भी मंडराते नजर आते हैं। बिल्कुल। नायिका उन्हें फौरन पहचान लेती है और उसका दिल बैठ जाता है। मेरा माथा ठनका, वो सोचती है। ये घटना दिखाती है कि वो पॉलिटिकल सर्वेलेंस का साया कितना गहरा और पीछा करने वाला हो सकता था उस वक्त। बिल्कुल। नायिका का डर वाजिब है। वो कहती है, ये अभागे यहां भी मेरे पीछे पड़े हैं। लेकिन ज्ञान बाबू की पत्नी की प्रतिक्रिया सुनने लायक है। वो बड़ी बेफिक्री से कहती हैं, कुत्ते हैं, फिरने दो। और जब नायिका कहती है कि ये कुत्ते तो काट भी सकते हैं, तो वो हंसकर जवाब देती हैं, इसके डर से कोई भाग तो नहीं जाता ना। उनका ये रवैया क्या है? क्या ये सिर्फ नायिका को तसल्ली देने का तरीका है, या ये उनके अपने निडर स्वभाव का सबूत है, या शायद दोनों? पता नहीं। बहरहाल उनकी ये बेपरवाही नायिका के डर को कम नहीं कर पाती। नायिका के मन में अब एक नई चिंता घर कर गई है। उसे लगने लगा है कि उसकी वजह से ज्ञान बाबू और उनकी पत्नी पर कोई मुसीबत आ सकती है। वो सोचती है, मेरी दाल में मक्खी पड़ गई थी, यानी उसे अपना वहां रहना अब खटकने लगा है। लेकिन वो इतनी एहसानमंद हैं कि अपनी ये चिंता देवी जी से कह नहीं पा रही। 1 हफ्ता और गुजर जाता है। वो दोनों आदमी अभी भी वहीं डटे हुए हैं। नायिका की हालत खराब है, प्राण सूखे जाते थे। उसे वहां रहना बहुत अनुचित लग रहा है, पर वो देवी जी के स्नेह और अधिकार के सामने मजबूर है, कुछ कह नहीं पाती। और कहानी का ये हिस्सा एक बहुत ही तनाव भरे ड्रामेटिक मोड पर आकर रुकता है। एक शाम का जिक्र है। नायिका बरामदे में बैठी परवल छील रही है। तभी ज्ञान बाबू घर आते हैं और उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही है। ओह! वो जल्दी से कमरे में जाते हैं और अपनी पत्नी को इशारे से अंदर बुलाते हैं। बस यहीं पर ये अंश समाप्त हो जाता है। वो इशारा, ज्ञान बाबू की घबराहट, ये सब पाठक या श्रोता के मन में एक खलबली मचा देता है। हाँ, बिल्कुल। आखिर क्या हुआ? क्या उन खुफिया वालों ने कोई परेशानी खड़ी कर दी? क्या ज्ञान बाबू को कोई चेतावनी मिली है?
कहानी हमें एक अहम सवाल के साथ छोड़ देती है। तो प्रेमचंद के अनुभवों के इन चुने हुए अंशों के जरिए हमने देखा कि कैसे एक साधारण घरेलू महिला पति की गैर मौजूदगी में अचानक आई मुश्किलों का सामना करती है। हमने उसकी हिम्मत के पहले कदम देखे, पारिवारिक रिश्तों की कड़वी हकीकत का सामना करते पाया, एक अकेली महिला होने की असुरक्षा को महसूस किया और फिर इंसानियत के एक अप्रत्याशित मजबूत सहारे को भी देखा। ये अंश इस बात पर रोशनी डालते हैं कि अनुभव, खासकर कठिन अनुभव, इंसान को कैसे बदलते हैं, उसे कैसे गढ़ते हैं। नायिका का अदालत में गर्व महसूस करना, फिर अपने ही परिवार से निराशा पाना, अकेलेपन के डर से गुजरना और फिर ज्ञान बाबू की पत्नी जैसी स्वतंत्र, व्यावहारिक और दिलदार महिला का सहारा पाना, ये सब उसके व्यक्तित्व के विकास की कड़ियां हैं। साथ ही ज्ञान बाबू की पत्नी का चरित्र अपने आप में बहुत प्रभावशाली है। वो उस जमाने के पारंपरिक घरेलू स्त्री की छवि से बिल्कुल अलग, एक आत्मनिर्भर और मजबूत इरादों वाली महिला के रूप में सामने आती हैं। हाँ, और एक और महत्वपूर्ण बात जो उभर कर आती है वो है उस दौर की राजनीतिक निगरानी का आम जीवन पर असर। बिल्कुल। वो खुफिया वालों का लगातार पीछा करना सिर्फ एक राजनीतिक पहलू नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे राजनीतिक माहौल व्यक्तिगत जीवन में डर, शक और अनिश्चितता भर देता था, या तक कि मददगारों के लिए भी खतरा पैदा कर सकता था। बिल्कुल सही कहा। यह दर्शाता है कि आजादी की लड़ाई सिर्फ बड़े नेताओं या सक्रिय कार्यकर्ताओं के मैदान तक ही सीमित नहीं थी। उसकी लहरें आम घरों की दहलीजों तक पहुंच रही थीं और परिवारों के अंदरूनी रिश्तों और रोजमर्रा की जिंदगी को गहरे तौर पर बदल रही थीं। यहाँ पर रुककर एक सवाल मन में आता है, जब सहारे के सारे दरवाजे बंद लगने लगें, यहाँ तक कि जिनसे खून का रिश्ता है वो भी मुंह मोड़ लें और बाहर का खतरा लगातार बना रहे, तब इंसान किस हद तक अपनी अंदरूनी ताकत और किस हद तक दूसरों की बेगरज मदद पर टिक पाता है? ये बड़ा सवाल है। क्या ऐसे अनुभव आखिरकार हमें तोड़ देते हैं या हमें तराश कर एक नया, शायद पहले से ज्यादा मजबूत रूप दे देते हैं? इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।